आज का हमारा जो चैप्टर है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अभी तक भूगर्भवेत्ताओं के सामने ये रहस्य बना हुआ है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। उसका एक कारण भी है, क्योंकि आज तक खनन क्रिया के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से हम मानव द्वारा 2 से 4 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी के अंदर पहुंचा गया है, जबकि भूमिगत तेल कुओं के माध्यम से अधिकतम 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचा गया है। इसलिए लेकिन पृथ्वी का जो रेडियस है या त्रिज्या है, उसकी जो गहराई है वो 6371 किलोमीटर है, जो बहुत ज़्यादा होती है। आज तक मानव मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक पहुंचा है, 6371 किलोमीटर तक तो मानव पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर भी मानव या भूगर्भवेत्ता पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अनुमान लगाते हैं कि ये किस तरीके से कठोर हो सकती है, या गैसीय अवस्था में हो सकती है, या तरल अवस्था में हो सकती है। जिन तत्वों के सहयोग से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जाता है, उन तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर लिया गया है। जो केवल अनुमान लगाने में सहायक होते हैं वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक तत्व हैं। प्राकृतिक तत्वों के अंदर ज्वालामुखी और भूकंप को शामिल करते हैं, जबकि अप्राकृतिक तत्वों में घनत्व, दाब और तापक्रम को शामिल किया जाता है। ये तत्व हैं जिनके माध्यम से अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अनुमान लगाया गया है, और उस अनुमान के आधार पर ही 19वीं शताब्दी में स्वेस महोदय ने सबसे पहले पृथ्वी को 3 परतों में बांटने का काम किया था। वो 3 परतें उसने बनाई थी, सियाल, सीमा और निफे। ये काम सबसे पहले स्वेस ने किया था 19वीं शताब्दी में। सियाल नाम इसलिए दिया क्योंकि उसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम 2 तत्व प्रचुर मात्रा में थे। सीमा इसलिए नाम दिया क्योंकि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम 2 तत्व प्रचुर मात्रा में थे। और निफे यानी पृथ्वी के केंद्रीय भाग के अंदर निकिल और फेरस नामक तत्व प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए केंद्रीय भाग को नाम दे दिया गया निफे। 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, शुरू में पृथ्वी के जो 3 परतें थी उनको अन्य नाम से जाना गया। एक का नाम रख दिया गया लिथोस्फेयर, दूसरी का नाम पायरोस्फेयर, तीसरी का नाम बेरिस्फेयर। लिथोस्फेयर, पायरोस्फेयर, बेरिस्फेयर ये कोई अलग नाम नहीं था, इनका ही नाम परिवर्तन होकर बाद में क्रस्ट, मेटल और कोर पड़ा था। ये उन्हीं का मतलब क्या है कि ये क्रस्ट, मेटल और कोर का ही पूर्व नाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि अलग अलग भूगर्भवेत्ताओं ने इनका नाम रखा था। लिथोस्फेयर लौह की देन मानी जाती है, जबकि पायरोस्फेयर जोसेफ बैरल की देन मानी जाती है, और बेरिस्फेयर है वो लेमन की देन मानी जाती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पृथ्वी के संबंध में परतें आई। उन परतों के नाम प्रचलित हुए क्रस्ट, मेटल और कोर के रूप में। लेकिन पृथ्वी का वो ऊपरी भाग जिसके ऊपर मानव रहता है, जैवमंडल का विस्तार पाया जाता है, बायोस्फीयर विस्तृत है, उसको भूपटल नाम दिया गया है, यानी आउटर है। आउटर के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान रहा है। ये कंपोनेंट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है 46.6%। उसके बाद सिलिका 27.7%। उसके बाद एल्यूमिनियम 8.13% है, लेकिन 8.1% लिख दिया जाता है। उसके बाद लोहा 5.5%, फिर कैल्शियम 3.6%। उसके बाद में अन्य तत्व हैं इसके अंदर। ये 8 प्रमुख तत्व हैं जो भूपटल के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य तत्व भूपटल में पाए जाते हैं। अब विस्तार से हम जिक्र करते हैं कि वर्तमान में पृथ्वी की जो 3 परतें हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में हैं, उनको किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे ऊपरी परत जिनके ऊपर महाद्वीप, महासागरों का विस्तार है, उसको क्या कहा जाता है। उसके नीचे की परत क्या कहलाती है, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं क्रस्ट का। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसके ऊपर महाद्वीप, महासागरों का विस्तार है। महाद्वीप स्थलीय भाग को कहते हैं, महासागर जलीय भाग को कहते हैं। जहाँ पे महाद्वीपों का विस्तार है वहाँ पे क्रस्ट की मोटाई बढ़कर 40 किलोमीटर हो जाती है। जहाँ पे महासागरों का विस्तार है वहाँ पे क्रस्ट की मोटाई कम होकर 20 किलोमीटर रह जाती है। हमारी संपूर्ण पृथ्वी का यदि 100% क्षेत्रफल है तो उसके केवल 0.5% भाग पर क्रस्ट का विस्तार पाया जाता है, केवल 0.5% भाग पर। और क्रस्ट को भी 2 श्रेणियों में भूगर्भवेत्ताओं ने बांटा है।
एक को नाम दे दिया गया है सियाल, दूसरे को सीमा। सियाल नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की प्रधानता है या प्रचुरता है, और सीमा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम की प्रचुरता है। पृथ्वी की 3 परतें हैं, प्रत्येक परत को 2 उप परतों में विभाजित किया गया है। क्रस्ट को सियाल सीमा कह दिया, मेटल को ऊपरी मेटल निचला मेटल कह दिया, और इसके अलावा कोर जो है जिसे करोड़ कहा जाता है, करोड़ को बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ कह दिया। प्रत्येक को 2 श्रेणियों में या 2 प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। क्रस्ट का जिक्र करते हैं तो क्रस्ट भूपटल से लगभग औसतन 34 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार पाया जाता है। क्रस्ट के अंदर जब हम गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ने की दर अधिक होती है, मेटल में और भी कम हो जाती है और कोर में सबसे कम हो जाती है। क्रस्ट के बारे में कहा जाता है कि क्रस्ट में प्रत्येक 32 मीटर के आसपास हम जाते हैं तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसके बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि हम 100 किलोमीटर जाते हैं तो तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और 300 किलोमीटर जाने पर 2 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ने लगता है, और उसके पश्चात 1 डिग्री सेल्सियस दर से तापमान बढ़ने लगता है। और इस आधार पर कहा जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। अब जिक्र करते हैं, हमारी प्रकृति में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में रह सके या ठोस अवस्था में रह सके। क्योंकि कार्बन के तत्वों का जिक्र करते हैं तो हीरा एक सॉलिड जो पदार्थ है वो 2600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रवित अवस्था में पहुंच जाता है, और ग्रेफाइट जिससे हमारी पेंसिल की निब बनाई जाती हैं वो 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रवित अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार भूगर्भवेत्ता कहते हैं कि किसी भी स्थिति में पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वो ठोस अवस्था में नहीं हो सकता है, या तो वो द्रवित अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। और भूगोल के अंदर, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर द्रवित और गैसीय अवस्था है, इसको प्लास्टिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यदि कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग निम्न में से किस अवस्था में है, आपको उत्तर देना है प्लास्टिक अवस्था में। इसके अलावा प्लास्टिक अवस्था ऑप्शन में नहीं है तो फिर उसके बाद गैसीय अवस्था, वो भी नहीं है तो द्रवित अवस्था। 3 अवस्थाएं आपको शो करनी है या दिखानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्रस्ट के अंदर। क्रस्ट का यहाँ पे हम जिक्र करते हैं, संपूर्ण पृथ्वी के 0.5% भाग पे क्रस्ट का विस्तार है, और इसके घनत्व का जिक्र करते हैं तो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रमुख तत्व इसके अंदर सिलिका, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। 2 उप परतों में इसको विभाजित किया गया है। ध्यान रखें कि सियाल और सीमा, इन दोनों को जो अलग करने वाली रेंज है या बेल्ट है उसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। अब जो ही क्रस्ट समाप्त होती है तो उसके बाद मेटल की शुरुआत होती है। एक बात और ध्यान रखो, पृथ्वी को विभिन्न परतों के अंदर बांटने का जो कार्य है वो यूँ नहीं है कि उसके अंदर पहले से ही कोई निर्धारित की गई चीज़ें हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या तो हम घनत्व, ताप और दाब के आधार पर उनको बांटते हैं, या इसके अलावा विभिन्न प्रकार के तत्वों की उपलब्धता के आधार पर उनको बांटते हैं। दूसरी जो परत मेटल का या आवरण का हम जिक्र करेंगे वो लगभग 40 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक उसका विस्तार पाया जाता है। मेटल का जिक्र किया जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी के 83% भाग पर मेटल या आवरण नामक परत का विस्तार है, जो बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता से बनी हुई है, और इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर द्रवित अवस्था का जो लावा है वो जम जाता है। जमने के कारण अनेक मैग्मा चैम्बर भी पाए जाते हैं। इसका औसत यदि घनत्व का जिक्र करते हैं तो वो 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान का जिक्र करते हैं तो अकेला मेटल या आवरण परत है वो 68% भाग घेरती है। इसको निम्न गति का मंडल इसलिए कहा जाता है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भूकंपीय तरंगें लगभग या तो धीमी हो जाती हैं या फिर गायब ही हो जाती हैं। इसके निचले भाग को दुर्बल मंडल कह देते हैं। दुर्बल मंडल के अंदर जब भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं तो वो लगभग गायब हो जाती हैं। इसलिए
इसके कुछ भाग में सिस्मिक तरंगें यानी भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं तो उनकी गति 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब निचला भाग होता है वो दुर्बल मंडल कहलाता है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। अब आगे इसमें हम जिक्र करते हैं कि मेटल है उसको दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक ऊपरी मेटल, एक निचला मेटल। ठीक है, इन दोनों को अलग करने वाली जो रेंज है, देखो सबसे पहले तो भूप्रपट्टी को मेटल से अलग करने वाली रेंज है उसको महोस्विक डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहा जाता है। और जब ऊपरी मेटल को निचले मेटल से जो रेंज अलग करती है उसको रैपिड डिसकंटिन्यूटी या रैपिड असंबद्धता कहा जाता है। अब इसके बाद में जिक्र करते हैं कि भाई जो मेटल को यानी आवरण को कोर से अलग करती है उस परत को क्या कहते हैं, तो उस परत को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता कहा जाता है। अब जिक्र करते हैं पृथ्वी के केंद्रीय भाग को। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर या क्रोड के नाम से संबोधित किया जाता है, जो संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 16.5% भाग पर विस्तृत है और इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। यह द्रव या प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। इसमें सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगें जो होती हैं उनकी गति सबसे तेज होती है, 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। संपूर्ण पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जिक्र करते हैं तो ये 30 से 32% भाग को घेरता है। अब एक बात नोट करने की है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, इसको स्वेस महोदय ने निफे कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें दो प्रमुख तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। Ni से होता है निकिल और Fe से होता है फेरस। इस प्रकार इसमें निकिल और फेरस नामक तत्वों की प्रचुरता या प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इसको निफे कह दिया जाता है। अब अगली बात इसमें नोट करने की होता है, यह पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है। ये केंद्रीय भाग है, इसका भार सबसे अधिक होता है क्योंकि इसमें निकिल फेरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसमें चुंबकत्व की मात्रा भी सबसे अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के निम्न में से किस भाग में चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपको उत्तर देना है केंद्रीय भाग में निफे नामक स्थान पर सबसे अधिक चुंबकत्व पाया जाता है। यहाँ तक हम 3 परतों के संबंध में जिक्र करते आए थे। अब अगली बात का जिक्र करते हैं कि पृथ्वी की जो पहली परत थी क्रस्ट, उसका औसत घनत्व हमने देखा 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और उसके बाद मेटल का देखा 3.5 या 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और लास्ट क्रोड का देखा हमने 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगली बात, पृथ्वी के अंदर हमने 3 परतों का जिक्र किया, एक परत आई क्रस्ट, दूसरी मेटल, तीसरी कोर। यदि इन तीनों परतों का जिक्र करते हैं तो इनमें रोटेशन की सबसे तीव्र गति जो होती है वो कोर की होती है, उसके बाद मेटल की और क्रस्ट की सबसे धीमी होती है। इसलिए पृथ्वी के ऊपरी परत जिसको क्रस्ट कहा जाता है, जिस पर भूपटल का विस्तार पाया जाता है, उसके ऊपर हम रहते हैं तो हम इतनी तीव्रता महसूस नहीं करते। कभी भी ये नहीं लगता कि पृथ्वी गतिमान है, शिथिल अवस्था में महसूस होता है। ये पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना के संबंध में एक संक्षिप्त परिचय है जो आपको विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स आउट्स के माध्यम से दिखाकर और समझाकर बताया गया है। फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि इसमें पाई जाती है तो अगले चैप्टर के अंदर उसमें संशोधन के साथ उसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ओके।